नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द्रव के धारा रेखीय प्रवाह की वेग प्रवणता क्या होती है, श्यानता गुणांक क्या होता है, स्टोक्स का क्या नियम है तथा सीमांत वेग क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं धारा रेखीय प्रवाह की वेग प्रवणता। देखिए, जब वेग प्रवणता निकाली जाती है तो वह केवल धारा रेखीय प्रवाह की निकाली जा सकती है, क्योंकि प्रक्षुब्ध प्रवाह में जो परतें होती हैं द्रव की वे निश्चित नहीं होती हैं। धारा रेखीय प्रवाह में परतें निश्चित होती हैं, इसलिए इनकी वेग प्रवणता निकाली जा सकती है। अब चलिए देखते हैं वेग प्रवणता होती क्या है। तो यहाँ पर परिभाषा है, तो द्रव की दो परतों के बीच वेग प्रवणता द्रव के प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। समझिए, द्रव की दो परतों के बीच, यहाँ पे एक परत ये ले लीजिए, एक परत ये ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। जब द्रव प्रवाहित होता है किसी सतह से संपर्क में होकर के, तो सतह के संपर्क में जो परत होती है वो सतह के संपर्क में होने का स्थिर रहने के प्रयत्न स्थिर रहने की कोशिश करती है, क्योंकि सतहों के बीच या फिर द्रव की परतों के बीच घर्षण लगता है और उस घर्षण को हम श्यानता कहते हैं। और श्यानता के कारण ही वे स्थिर रहती हैं जो इसके संपर्क में है। जो जैसे 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 सतह से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे संपर्क टूटता जाता है और संपर्क टूटने के कारण श्यानता घटती जाती है। तो श्यानता घटने के कारण इनका वेग बढ़ता जाता है और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है सतह से वैसे वैसे इनका वेग अधिक होता जाता है। तो इनके बीच जो वेग प्रवणता माने झुकाव, प्रवणता माने होता है झुकाव, ढलान। तो वो झुकाव किसके बीच लिया जाता है? वो झुकाव लिया जाता है प्रवाह की दिशा के अभिलंब दूरी के सापेक्ष। एक तो दूरी और दूसरा होता है वेग परिवर्तन। तो जो दो परतें होती हैं द्रव की, इनके बीच वेग परिवर्तन, जैसे ये है v वेग से गतिमान है, तो ये जो दूसरी परत होगी ये सतह से दूरी पर होगी, कुछ दूरी पे होगी, तो जिसके कारण इसका वेग v प्लस डेल्टा v मान लीजिए इतना होगा। तो इनके बीच वेग परिवर्तन कितना होगा? v प्लस डेल्टा v माइनस v, इतना हुआ वेग परिवर्तन। और बटे दोनों परतों के बीच दूरी के सापेक्ष, यानी दूरी की तुलना में लिया जा रहा है, तो तुलना में किया जा रहा है इसलिए दूरी नीचे होगी। दोनों के बीच की दूरी कोई भी ले लीजिए, एक्स जेड, जेड ले लीजिए डेल्टा जेड, तो डेल्टा जेड ऐसे होगा डेल्टा वी अपान डेल्टा जेड। यहाँ पे हम लिखते हैं वेग परिवर्तन बटे। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब दो परतें एक दूसरे पर प्रवाहित हो रही थी तो उनके बीच श्यान बल लग रहा था, तो इस श्यान बल का मान कितना होता है, जबकि ये श्यान बल दो परतों के बीच हम लेंगे। जैसे यहाँ पे आप कोई भी परत ले लिए, ये परत के बीच श्यान बल, या फिर ये इस परत और इस परत के बीच श्यान बल। देखिए, इन सब के बीच, हर एक परत के बीच श्यान बल अलग अलग होगा, क्योंकि अभी आप बताएंगे कि न्यूटन ने बताया था कि जो श्यान बल होता है वो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। पहला क्षेत्रफल के अनुपाती होता है, यानी इसका क्षेत्रफल कम है और इसका जो क्षेत्रफल होगा वहाँ पे देखिए सरफेस एरिया बढ़ता है, जिसके कारण इनके बीच श्यान बल अलग अलग होगा। तो चलिए देखते हैं श्यान बल क्या होता है और इसका मान कैसे निकाला जाता है। तो श्यान बल का मान निकालने के लिए न्यूटन ने बताया कि श्यान बल जो होता है वो परतों के बीच संपर्क क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कोई परत है, उस परत के ऊपर कोई पिंड है या फिर कोई भी दूसरी परत है, उन दोनों के बीच जो श्यान बल लगेगा वो उसके क्षेत्रफल पे, एरिया पे डिपेंड करता है। जितना अधिक क्षेत्रफल उतना अधिक श्यान बल, यानी यफ जो होता है प्रोपोर्शनल होता है एरिया के दोनों परतों के बीच। और दूसरा श्यान बल जो होता है वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है, यफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी एक्स अपान वी लिख लीजिए अपान डेल्टा जेड, वी एक्स या वी वेग प्रवणता जो भी लीजिए। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि जब वेग बढ़ता है तो इसका मतलब श्यान बल बढ़ता है, वेग बढ़ने से श्यान बल बढ़ेगा। दूसरा, दूरी बढ़ने पे श्यान बल घटेगा, दो परतों के बीच दूरी बढ़ने पर श्यान बल घटेगा। जैसे एक परत यहाँ पे, एक परत यहाँ पे, जब वो दोनों पास पास होंगे तो इनके बीच श्यान बल बहुत अधिक होगा, लेकिन यही दोनों परत की दूरी बढ़ा देंगे हम तो इनके बीच श्यान बल कम हो जाता है। तो ये तो हमें समझ में आ गया। दूसरा एरिया, जैसे एरिया बढ़ने के साथ साथ श्यान बल बढ़ता है। जैसे किसी कील को अगर किसी गम से चिपका दिया जाए दीवार पे तो उसे निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि उसकी सरफेस एरिया काफ़ी कम होगी और घर्षण बहुत कम, यानी श्यान बल कम होगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई चौड़ी पत्ती होगी उसे चिपका देंगे उसी गोंद से या फिर उसी गम से, तो यहाँ पे उसे निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि श्यान बल क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है और क्षेत्रफल बढ़ने पर श्यान बल बढ़ जाता है। तो ये था श्यान बल। अब चलिए श्यान बल का सूत्र निकालते हैं। तो श्यान बल प्रोपोर्शनल होता है एरिया इंटू डेल्टा वी अपान डेल्टा जेड। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा हमें, तो इस कांस्टेंट बराबर लगाएंगे, कांस्टेंट होता है ईटा और ए डेल्टा वी अपान डेल्टा जेड। अब यहाँ पे ईटा जो होता है इसको कहते हैं श्यानता गुणांक। क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं श्यानता गुणांक। इस श्यानता गुणांक का मान द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। और एक बात यहाँ पे जान लीजिए, इस बल को यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह से दर्शाया जाता है। प्लस माइनस चिन्ह से इसलिए दर्शाया जाता है क्योंकि द्रव की विभिन्न परतें होंगी। तो इस परत और यहाँ पे कोई भी परत ले लीजिए, ये परत जो होगी इस पर ये परत पीछे की ओर बल लगाती है, जबकि ये परत आगे की ओर बल लगाएगी। यानी ये इसे पीछे की ओर मंदित करेगी, ये इसे आगे की ओर त्वरित करेगी। तो इसी कारण इसे प्लस माइनस से दर्शाया जाता है। अब चलिए निकालते हैं श्यानता गुणांक का बीमा और उसका मात्रक। श्यानता गुणांक की बीमा और मात्रक कैसे निकालेंगे, यही पे पक्षांतर करके निकाला जा सकता है। ईटा इक्वल टू क्या होगा, एफ अपान ए, यहाँ पे भाग में चला जाएगा और यहाँ पे डेल्टा वी अपान डेल्टा जेड। तो इसकी बीमा निकलेगी कितनी, बल का मात्रक किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पे एरिया का मीटर स्क्वायर और वेग का मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड और यहाँ पे बटे में जेड, यहाँ पे दूरी है इसका भी मीटर होगा। तो यहाँ पे इस मीटर से मीटर कट जाएगा, मीटर स्क्वायर है यहाँ पे, एक मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, एक मीटर बचेगा, सेकंड से कट जाएगा, बचेगा एक सेकंड। यहाँ पे आएगा किग्रा पर मीटर सेकंड, ये दोनों एक ही में रहेगा। और इसकी बीमा क्या होगी, इसकी बीमा होगी किग्रा का यम लिखिए पर मीटर सेकंड स्क्वायर यल का पावर -1 टी का पावर -1। अब इस श्यानता गुणांक को पॉइज में लिखते हैं। पॉइज, एक पॉइज इक्वल टू होता है आपका 1/10 किग्रा पर मीटर सेकंड, या फिर हम कहें कि 1 किग्रा पर मीटर सेकंड जो होता है वो बराबर होता है 10 पॉइज के। 1 किग्रा पर मीटर सेकंड जो होता है वो बराबर होता है 10 पॉइज के। 10 पॉइज को एक डेका पॉइज लिखते हैं, डेका पॉइज। ये इसका मात्रक है, पॉइज मात्रक है। अब द्रव का जो होता है श्यानता का जो होता है ताप पर इफेक्ट होता है। देखिए ताप, और यहाँ पे लिख देते हैं हम श्यानता। जब ताप बढ़ता है तो श्यानता घट जाती है। जब ताप बढ़ता है तो श्यानता घट जाती है, तब ताप घटता है तो श्यानता बढ़ जाती है। यही कारण है कि ठंडियों में जो शीरा होता है या फिर चाशनी होती है जिसे हम कहते हैं वो, या फिर आप डालडा घी आदि जो होते हैं ठंडियों में जम जाते हैं, उनकी श्यानता बढ़ जाती है। और गर्मियों में ताप बढ़ने पे श्यानता घट जाती है और वे तनु हो जाते हैं। तो ये था श्यानता का ताप, श्यानता पर ताप का प्रभाव। अब चलिए बढ़ते हैं स्टोक्स के नियम की तरफ। स्टोक्स का नियम क्या कहता है, पहले समझिए कि जब कोई पिंड द्रव में गिरता है तो उस पर एक ही समय में दो बल कार्य करते हैं। पहला, यहाँ पे एक उसके भार के कारण जो होता है वो द्रव्यमान के कारण एक त्वरण लगता है, जिसके कारण उसका भार, वो भार क्या होता है नीचे की ओर जाता है, और उसी समय उत्प्लावक बल जो ऊपर की ओर बल लगाता है। तो ये दो बल कार्य करते हैं। साथ ही साथ एक और बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं श्यान बल। श्यान बल भी ऊपर की ओर ही कार्य करता है। तो सबसे पहले इस पर प्रभावी बल की बात करेंगे, इसके बाद श्यान बल की बात अलग से करेंगे। तो प्रभावी बल, पहले जब कोई पिंड गिरता है तो सबसे पहले उस पर होता है पिंड का भार। पिंड का भार, तो भार बराबर होता है यम जी। ठीक, अगर यम को हम घनत्व और आयतन के संबंध में लिखें तो द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन, रो गुणे आयतन वी जी, इतना होता है। दूसरा, और उस पिंड का उत्प्लावक बल जो होता है, उत्प्लावक बल जो होता है, उत्प्लावन बल जो होता है वो, उसका मान जो होगा वो घनत्व और आयतन के संबंध में लिखें तो उसका घनत्व, यहाँ पे ये पिंड का घनत्व रो है, ये द्रव का घनत्व हम लिखेंगे सिग्मा, तो सिग्मा वी जी, ये है उत्प्लावन बल। तो जब एक तो इस पे इतना पिंड का भार है, दूसरा उत्प्लावक बल का मान है, तो इस पे जो लगेगा प्रभावी बल वो कितना होगा, देखिए प्रभावी बल इक्वल टू होगा, आप पिंड के भार में से रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी घटा देंगे, आयतन कॉमन ले लीजिए, जी कॉमन ले लीजिए, रो माइनस सिग्मा,
ये था प्रभावी बल का मान। कोई पिंड जब द्रव में गिरता है तो उस पर प्रभावी बल कितना कार्य करता है। अभी हम श्यानता की बात नहीं कर रहे हैं। ये है प्रभावी बल। अब उस पिंड का द्रव्यमान जो भी हो, यम रहा है, पिंड का द्रव्यमान क्या है, यम। और अब जो नया प्रभावी बल के कारण जो नया त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसे हम जी डैश मान लेते हैं, क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है इसलिए ए या फिर जी डैश कुछ भी मान लीजिए, जी डैश मान ले रहे हैं, ये त्वरण हो रहा है। अब उस पर जो प्रभावी बल लग रहा है, एम जी डैश लग रहा है, इक्वल टू वी जी अपान रो माइनस सिग्मा। अब यम का मान आपने पहले बताया, इस यम का मान रो वी, तो यहाँ पे जी डैश इक्वल टू वी जी रो माइनस सिग्मा अपान रो वी से भी कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा यहाँ पे सिग्मा अपान सिग्मा रो माइनस सिग्मा अपान जी, यह है जी डैश का मान। इक्वल टू करेंगे तो हमारा आएगा 1 माइनस सिग्मा अपान जी, सिग्मा अपान रो जी। यह है उसका प्रभावी त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण कहें या फिर प्रभावी त्वरण कहें, जिस त्वरण से वो नीचे की ओर अब जाएगा, द्रव में जिस त्वरण से वह नीचे की ओर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये है रो यानी उस पिंड का घनत्व, ये है सिग्मा उस द्रव का घनत्व। अगर द्रव का घनत्व इस घनत्व से अधिक होगा, देखिए एक में से हम इन दोनों के घनत्व का अनुपात घटाएंगे। अब एक में से अगर ये कम रहेगा इन दोनों के अनुपात का मान, तब तो ये पॉजिटिव में जाएगा। अगर एक से अधिक होगा, 2 होगा, तो ये निगेटिव में चला जाएगा जी, जो जी डैश का मान आएगा। एक माइनस अगर कुछ भी करें तो -1 आएगा, और -1 जी, तो ये होगा निगेटिव में चला जाएगा, यानी एक से कम रहना चाहिए। तो एक से कम रहने के लिए इसका घनत्व अधिक होना चाहिए, ये सिग्मा बड़ा होना चाहिए जी से, रो से। अगर सिग्मा छोटा है रो से तो क्या होगा, तो घनत्व निगेटिव में चला जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण या फिर मंदन कहेंगे, जिसके कारण पिंड ऊपर की ओर भागने लगेगा। ठीक बूंद ये बुलबुले में ठीक ऐसा ही होता है। बुलबुला जो होता है उसके अंदर वायु भरी होती है, यानी उसका घनत्व जो होता है रो, वो कम होता है। और द्रव का यानी पानी में रखेंगे तो पानी का घनत्व बुलबुले से अधिक होगा, पानी का घनत्व इसका अधिक होगा, इसका कम होगा, तो दोनों का अनुपात जो आएगा वो 1 से बड़ा होता है, जिसके कारण बुलबुला ऊपर की ओर उठता है, क्योंकि उसमें त्वरण नहीं लग पाता, उसमें मंदन होने लगता है, या फिर कहें वो निगेटिव त्वरण में जाता है। अब चलिए, ये तो था प्रभावी बल। अभी हमने श्यानता की कोई बात नहीं की है, चलिए अब देखते हैं श्यानता। तो जब कोई पिंड द्रव में गिरता है तो उसमें प्रभावी बल लगता है वी रो माइनस सिग्मा जी, और उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है जी डैश, वो 1 माइनस सिग्मा अपन रो है यार, इसको रो कहते हैं, इंटू जी, यानी त्वरण उत्पन्न हो रहा है, यानी पर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ती रहती है। लेकिन यहाँ पे श्यान बल, एक नया बल आता है जो श्यान बल, यानी जब कोई पिंड गिर रही है तो उसके संपर्क की जो परतें होंगी वो उसके साथ भागने का प्रयत्न करेंगे उसी दिशा में, लेकिन दूर की परतें स्थिर रहने का प्रयत्न करती हैं, जिसके कारण ये स्थिर, ये गतिमान, परतों एक ही परत के बीच सापेक्ष बल लगने लगता है, ये इधर की ओर, तो जिसके कारण इसमें मंदन करती है, यानी इसमें श्यान बल उत्पन्न हो जाता है। कौन सा बल, श्यान बल। और ये श्यान बल लगता है, और श्यान बल के कारण ये प्रभावी त्वरण का मान और घटने लगता है। श्यान बल क्या करता है, मंदक का कार्य करता है, उसके वेग को घटाने का कार्य करता है। प्रभावी त्वरण का मान घटता जाता है, प्रभावी बल का मान घटता जाता है, और एक स्थिति अगर ऐसी आती है, प्रभावी त्वरण शून्य हो जाता है, प्रभावी त्वरण शून्य हो जाता है, जी डैश इक्वल टू 0, या फिर हम कहें कि प्रभावी बल शून्य हो जाता है, त्वरण शून्य तो यार बल भी शून्य हो जाता है, त्वरण शून्य हो जाता है, यानी श्यान बल उतना ही मंदन कर देता है। अब ये मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से त्वरण कर रहा है, यानी 1 सेकंड में उसका वेग 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बढ़ता जाएगा, और वहीं पे श्यान बल क्या कर रहा है, वो उतना ही मंदन कर रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से मंदन कर रहा है, यानी उतना ही वेग घटा रहा है, जिसके कारण वो जो प्रभावी त्वरण है जी इक्वल टू 0 होता है, और प्रभावी त्वरण के कारण प्रभावी बल 0। अब पिंड क्या करता है कि उस पर कोई त्वरण कार्य ही नहीं कर रहा है, यानी उसके हर एक सेकंड में कोई वेग में परिवर्तन हो रहा है। त्वरण इक्वल टू क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी अब उसमें कोई वेग परिवर्तन हो नहीं रहा है, वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है तो समय बढ़ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, वेग परिवर्तन तो होने रहा है। त्वरण जीरो होने के कारण प्रभावी बल
वी रो माइनस सिग्मा इंटू जी, जी इक्वल टू 0, तो ए भी 0 हो जाएगा प्रभावी बल। अब प्रभावी बल जब 0 हो जाता है तो पिंड क्या कहता है, उसका जो पहला वेग था वही वेग अंतिम में भी रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं। अब पिंड एक निश्चित वेग से नीचे की ओर गतिमान होता है, जिसे कहते हैं सीमांत वेग। क्या कहते हैं? सीमांत वेग। जब श्यान बल का मान प्रभावी बल के बराबर हो जाता है, जब श्यान बल इक्वल टू प्रभावी बल, तब जो पिंड का वेग होता है वो निश्चित हो जाता है। उसमें त्वरण शून्य, प्रभावी बल शून्य, ये दोनों शून्य कर देते हैं मिल करके दोनों, प्रभावी बल शून्य, जिसके कारण उसका वेग निश्चित हो जाता है, जिसे कहते हैं सीमांत वेग। सीमांत वेग को वी से मान लीजिए दर्शा रहे हैं। अब स्टोक्स ने क्या बताया कि श्यान बल का मान किसी गोलीय पिंड के लिए, अगर हमारा पिंड गोलीय है उसके लिए श्यान बल का मान जो होता है, श्यान बल गोलीय पिंड के लिए क्या होता है, यहाँ पे लिखते रहे, गोलीय पिंड के लिए होता है 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, नियत रहता है, पाई का मान 22/7 वही है। ईटा श्यानता गुणांक अभी हमने बताया, और यहाँ पे आर क्या है, पिंड की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आर है, और वी है सीमांत वेग। तो ये था श्यान बल गोलीय पिंड के लिए। एक बात ध्यान में दीजिए, स्टोक्स ने जो नियम बताया वो केवल श्यान बल का मान बताया, वो केवल गोलीय पिंड के लिए सत्य है, आपकी दूसरी कोई पिंड के लिए यह सत्य नहीं है। अब देखिए, श्यान बल 6 पाई ईटा आर वी, श्यान बल किसके बराबर होता है, प्रभावी बल के, तब हमारा सीमांत वेग प्राप्त होता है। तो प्रभावी बल का मान वी रो माइनस सिग्मा जी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब चूंकि गोलीय पिंड के लिए है, इसलिए आपका आयतन जो होगा गोलीय पिंड का, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा जी इक्वल टू 6 पाई एन आर वी। पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे 2 दूना 4, 2 3 6। अब क्या है, ये ईटा है, आर वी कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें निकालना है वी सीमांत वेग। सीमांत वेग वी, इसके तो यहाँ पे 2/3 गुणे 3 हो जाएगा, आर क्यूब अपान आर ईटा रो माइनस सिग्मा जी। यहाँ पे आर से एक और कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 स्क्वायर बचेगा। तो वी इक्वल टू यानी सीमांत वेग 2/9 आर स्क्वायर ईटा रो माइनस सिग्मा जी। ये होता है आपका सीमांत वेग का मान। तो ये है सीमांत वेग का मान। अब चलिए सीमांत वेग की निर्भरता देख लेते हैं। यहाँ पे आर, जब आर का मान बढ़ता है सीमांत वेग बढ़ता है, चूँकि आर अनुक्रमानुपाती है। यहाँ पे जब पिंड का आर यानी त्रिज्या जितनी बढ़ेगी सीमांत वेग उतना बढ़ेगा। जैसे जल की छोटी बूंद होगी उसका सीमांत वेग कम होगा, जल की बड़ी बूंद होगी उसका सीमांत वेग अधिक होगा। दूसरा श्यानता गुणांक, जिस पिंड का श्यानता गुणांक अधिक होगा, जिस गोलीय पिंड का श्यानता गुणांक अधिक होगा उसका क्या होगा, सीमांत वेग अधिक होगा। जिस गोलीय पिंड का श्यानता गुणांक कम होगा उसका सीमांत वेग कम होगा। जैसे आपका मान लीजिए शीशे की गोली है, तो शीशे की गोली का श्यानता गुणांक अधिक होगा शीशे की, और किससे, शीशे और वो गेंद, रबड़ की गेंद, तो रबड़ की गेंद की तुलना कर रहे हैं, तो रबड़ की गेंद की श्यानता गुणांक कम होगा, शीशे का श्यानता गुणांक अधिक होगा। यहाँ पे श्यानता लिख दे रहे हैं, तो जिसके कारण सीमांत वेग जो होगा, सीमांत वेग शीशे का अधिक होने के कारण, ओ सॉरी यार, श्यानता तो माध्यम के लिए होता है, यहाँ पे वस्तु ले ली हमने, श्यानता काट दीजिए। अब घनत्व ले लीजिए, घनत्व रो का मान, चूँकि ये माध्यम का है ये वस्तु का है, तो वस्तु हम ले रहे हैं तो वस्तु का घनत्व रो है। तो वैसे जैसे वस्तु का घनत्व, शीशे का घनत्व अधिक होगा, शीशे का घनत्व अधिक होने के कारण घनत्व अधिक, सीमांत वेग अधिक होगा। घनत्व कम, सीमांत वेग कम। अब यहाँ पे हम माध्यम की बात करें तो माध्यम की श्यानता माध्यम की ली जाती है, माध्यम ईटा, और यहाँ पे सीमांत वेग। तो यहाँ पे आपके वायु का जो श्यानता होती है वो कम होती है जल की अपेक्षा, ठीक। तो यहाँ पे वायु की श्यानता कम होगी, इसके कारण कम, अगर इसकी श्यानता कम तो वेग अधिक, श्यानता कम वेग अधिक, इसका मान जितना कम होगा उतना ही अधिक होगा वेग, श्यानता कम वेग अधिक, श्यानता अधिक वेग कम।
यही कारण है कि जब कोई पिंड वायु में गिरती है तो वायु की श्यानता कम होने के कारण उसका सीमांत वेग अधिक होगा, वो तेजी से गिरती है। जब जल में गिरती है उसका सीमांत वेग अधिक होने के कारण वो श्यानता अधिक होने के कारण सीमांत वेग कम होता है, अर्थात वो धीरे धीरे गिरती है।